यूपीएससी द मिथिकल लीजेंडरी एंड द इनविजिबल मैन। आज हम यूपीएससी के बारे में देखेंगे। 5 क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे यूपीएससी को। तो यूपीएससी द इनविजिबल मैन। तो पहले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, उस फिर एक एक क्वेश्चन करके उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज यूपीएससी एट ऑल? आखिर ये है क्या यूपीएससी? क्वेश्चन नंबर 2, वाई देयर आर अटेम्प्ट्स आर एज लिमिट? फिक्स्ड अटेम्प्ट्स क्यों हैं और फिक्स्ड एज लिमिट क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल? ओनली ग्रेजुएट ही बंदे क्यों दे सकते हैं यूपीएससी का पेपर? क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई एग्जाम इज सो टफ, शुड इट बी लिटिल बिट इजी? आखिर इतना एग्जाम टफ क्यों है, क्या इसे थोड़ा और आसान होना चाहिए? और 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? आखिर किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी के और क्यों करनी चाहिए? तो आइए साहब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज यूपीएससी एट ऑल? आखिर यूपीएससी है क्या? तो प्रेजेंटली इसको यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसकी उपस्थिति जब मानव जीवन ने विकास लेना शुरू किया था, मानव जीवन डेवलप होना शुरू किया था, तभी से इसकी उपस्थिति मानी जाती है। पहली बार इसका रिटन जो साक्ष्य मिला है, लिखित रूप से वर्णन हमें कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में मिला है। कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, इंडियाज मैकियावेली भी उनको बोला जाता है, क्योंकि जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, वैसे ही मैकियावेली ने द प्रिंस नाम की एक किताब लिखी है। तो चाणक्य को इंडियाज मैकियावेली भी बोलते हैं, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप से भी जाना जाता है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे पहले लिखित रूप से वर्णन हमें कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में मिलता है, और ना जाने कितने ही रूपों में बदलते हुए इस रूप में आज यूपीएससी आ पाया है। इसका पिछला जो जन्म हुआ था वो आईसीएस के रूप में ही हुआ था, इंपीरियल सिविल सर्विस, आईसीएस के रूप में हुआ था। वर्तमान में इसके पास 3 घायल करने वाले हथियार हैं, जिन्हें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है। इसके ऊपर कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होने के आरोप लगते रहते हैं कि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। वाई देयर आर चांसेस, वाई देयर आर अटेम्प्ट्स आर एज लिमिट? पहली बात तो ये कि ये चांसेस एज लिमिट है ही क्यों? क्या जो चाणक्य ने, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें भी एज लिमिट या चांसेस थे? जी नहीं। चाणक्य या कौटिल्य ने कोई एज लिमिट या चांसेस फिक्स नहीं की थी। उन्होंने 3 मेन क्वालिटीज प्रेस्क्राइब की थी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड नॉलेज। सिविल सर्वेंट के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, लॉयल्टी, सिंसियरिटी और नॉलेज। तो आज क्यों है ये एज लिमिट? आज क्यों है लिमिटेड चांसेस? तो देखो भैया, सीधी सी बात है, यूपीएससी ने ऐसा इसलिए कर रखा है कि उसको चाहिए देश की शासन संभालने के लिए कुछ बंदे। तो अगर 80 साल के वृद्ध आदमी को लोगे तो वो तो खुद की सेवा ही नहीं कर सकता, देश की सेवा क्या खाक करेगा? और एक चिचेवा कहावत है, चिचेवा एक लैंग्वेज है जो ईस्ट अफ्रीका एक कंट्री है, वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है मलावी, वहाँ बोला जाता है। तो वहाँ की एक कहावत है, कैच देम वाइल यंग, तभी पकड़ो जब वो जवान हो। उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, चेंजेस करो, ब्रेन वॉश करो, जो भी हो, कैच देम वाइल यंग। अब आप कहोगे, ये मत कह देना कि चिचेवा लैंग्वेज की है तो इंग्लिश में क्यों बता रहे हो। कहावत कोई मेरा पोयाम्बो करके है, मैं लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यूनिसेफ ने अभी रिसेंटली ये कहावत चुरा ली हुई है, कैच देम यंग वाली, उसने अपनी टैगलाइन बना दी है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। पता है इसको क्या रखा है? कैच देम यंग, वॉच देम ग्रो। कैच देम यंग, वॉच देम ग्रो। दूसरी चीज, अगर चांसेस फिक्स रहते हैं या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स रहते हैं तो न्यू कमर्स को इसको फायदा होता है। नहीं तो 50 साल के बंदे ने जो 30 साल से स्टैटिक चार्ट रखा है, अब वो 12 कोचिंग के करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ता है, तो न्यू कमर्स को तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलेगा, वो तो उससे compete ही नहीं कर पाएगा। वाई ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल? सिंपल ग्रेजुएट, वाई इट इज नेसेसरी? तो सबसे पहली चीज तो अभी 3-4 क्लास पहले ये बंदा यंग हुआ है, तो कैच देम यंग वाली बात तो फिट हुई। दूसरी, अभी इस ग्रेजुएट बंदे के अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है। मतलब अगर अभी मैं इसके पास जाऊं और बोलूं कि पता है
चिड़िया कीड़े खाती हैं और चिड़िया उड़ती हैं। तो अगर तुम्हें भी उड़ना है तो कीड़े खाओ। तो ये ग्रेजुएट बंदा मुझसे ये बोलेगा कि पता है सांप के काटने से आदमी मर जाता है, तो अगर तुम्हें भी किसी आदमी को मारना हो तो तुम उसे काट लो। मतलब इस बंदे के अंदर सोचने समझने और उसको डिफ्रेंशिएट कर पाने की कैपेबिलिटीज आ गई है। अब ये ब्रिटिश फिलोसफर जॉन लॉक के टेबुला रासा की तरह नहीं रहा, ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं रहा। अब इसके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं। इस ग्रेजुएट होने का एक फ़ायदा भी मिल जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि आधे लोगों को तो ग्रेजुएशन में ही आके पता चलता है अच्छा कैरियर भी बनाना होता है क्या। इनको 12th तक तो कुछ पता ही नहीं चलता कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो यूपीएससी को ऐसे ही ग्रेजुएट बंदे चाहिए जिनको ये अपने सिलेबस के लूप या चक्रव्यूह में प्रोसेस करते हैं। जिन लोगों ने भी सिलेबस को डिकोड कर लिया वो विनर हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो लर्नर हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अनरिवार्डेड तो कुछ होता ही नहीं। अगर सिलेक्शन फाइनली नहीं भी होता है तो ये प्रिपरेशन प्रोसेस इतना रिच है कि आप एक बेहतरीन थिंकर बन जाओगे, आप फिलोसफर बन जाओगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि वाई एग्जाम इज सो टफ, शुड इट बी लिटिल बिट इजी, क्या इसे थोड़ा आसान होना चाहिए, आखिर इतना टफ क्यों है। तो ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर एग्जाम इतना टफ है क्यों। तो टफ तो है लेकिन ये साथ में बहुत जरूरी भी है। बहुतों को लगता होगा कि जब रिजल्ट आता है तब आप आईएएस बनते हो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद केवल आप सर्टिफाई किए जाते हैं कि अब आप आईएएस बन चुके हैं। आप आईएएस तभी बन चुके होते हैं जब आपने सिलेबस का एक्सटेंसिव स्टडी कर लिया था। अर्थात साहब यूपीएससी एक मशीन है जो एक साधारण सिंपल ग्रेजुएट इंसान अर्थात सिद्धार्थ को बुद्ध बना देती है। बुद्ध को तो फिर भी एक ही बार निर्वाण मिला था, यहाँ विश्वास मानिए हर रोज आपका नया जन्म होगा और निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, सैल्वेशन, लिबरेशन, स्वर्गा जो भी चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। एज लिमिट और फिक्स्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसको और टफ बना देते हैं। ऊपर से इतना वास्ट सिलेबस, ये है सबसे जरूरी चीज। सिलेबस ही इसका सबसे जरूरी है, यही आपको फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, मेंटल टार्चर, पेसिमिज्म, डीमोटिवेशन झेलने के काबिल बनाता है। जैसे कोयला नहीं वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रहता और हीरा बन जाता है, वैसा ही आपके साथ भी कुछ होगा। तो सिलेबस आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। विश्वास मानिए सर, प्रिपरेशन का प्रेशर कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन हो जाने के बाद काम का प्रेशर 10 गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला हु शुड राइट द एग्जाम एंड सेकेंड हु शुड प्रिपेयर। जहां तक एग्जाम लिखने की बात है तो ये वही कर पाएगा जो एक डेफिनेट एज ब्रैकेट में है और उसके पास अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं। और रही हु शुड प्रिपेयर की बात, किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य होना चाहिए। 90 साल के वृद्ध को भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको भी पेपर लाके घर में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें दुनिया में घट रही सारी घटनाओं से आप जुड़े रहते हैं और उनके बारे में आप अपनी राय देने में सक्षम होते हैं। सपोज कीजिए अगर इंडियन पीएम चाइनीज पीएम से मिल रहे होंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट से मिल रहे होंगे, तो क्या बात कहेंगे उनसे, यही ना कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन बंद करो, इंडियन ओशियन में मिलिट्री प्रेजेंस घटाओ, अननेसेसरी इंटरफेयर भी मत करो, साउथ एशिया में साउथ चाइना सी में थोड़ा लिमिट में रहो, वहाँ पे एक्सपेंशन मत करो, ज़बरदस्ती कब्जा मत करो। तो आपको अंदर से एक फील आती है कि जो भी वर्ल्ड में घट रहा है आपकी सब परमिशन से घट रहा है। तो आप एक फील कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। फाइनली यूपीएससी की प्रिपरेशन हर बंदे को करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वंस एज। एवरी पर्सन शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि अगले 2 मिनट में हम मर जाएंगे तो हमें एटलीस्ट चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह तो निपटा ही लेना चाहिए। उसको तो देख ही के जाना चाहिए, क्या पता यमराज ना पूछ ले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।